हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 23 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर योगी राज बाबा गंभीर नाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है गोरखपुर, सी है कानपुर और डी है वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योगी राज बाबा गंभीर नाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर का उद्घाटन किया। राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा इस सेंटर का निर्माण किया गया है और इस सेंटर के निर्माण में जो कुल खर्चा आया है वो कितना आया है? तो 52 करोड़ रुपए कुल इसमें खर्चा आया है। इस सेंटर में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे कि मीडिया कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्किंग, कैंटीन और पुस्तकालय आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर जिले में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेंटर भी बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और ये जो योगी राज बाबा गंभीर नाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। और किसने किया है? तो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। अब दोस्तों, गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया है तो गोरखपुर के बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले तो गोरखपुर का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो टेराकोटा गोरखपुर का एक जिला एक उत्पाद है। और दोस्तों, जिस तरह से एक जिला एक उत्पाद होता है उसी तरह से अब प्रदेश में एक जिला एक खाद्य पदार्थ जो है शुरू किया गया है। और सबसे पहले एक जिला एक खाद्य पदार्थ के रूप में गोरखपुर की सुनहरी शकरकंद को गोरखपुर का एक जिला एक खाद्य पदार्थ चुना गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, गोरखपुर का प्रमुख मेला क्या है? तो खिचड़ी मेला गोरखपुर का प्रमुख मेला है। और गोरखपुर की अगर प्रमुख नदियां देखी जाएं तो राप्ती और रोहिणी ये गोरखपुर की प्रमुख नदियां हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला देखा जाए तो वो कौन सा है? तो गोरखपुर सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। और दोस्तों, प्रदेश में जो पवन ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित है? तो वो गोरखपुर में स्थापित है। और जो प्रदेश में दृष्टि बाधित कार्यशाला है वो कहाँ पर है? तो वो भी गोरखपुर में ही स्थापित है। और दोस्तों, जो चौरी चौरा घटना हुई थी वो जो है कहाँ पर हुई थी? तो वो गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई थी। और कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कहाँ हुई थी? गोरखपुर जिले में। तो ये सारी चीज़ें आपको गोरखपुर से रिलेटेड अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बताइए इनका संबंध किन राज्यों से है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बी है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, सी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रव्यापी योजना की यह पहली परियोजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत बांध और नहर के जरिए केन नदी के पानी को बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत होगा क्या? तो बांध और नहर के जरिए केन नदी जो है उसके पानी को बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा। यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की भयंकर कमी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर और रायसेन जिले शामिल हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले इसमें शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के आने के बाद से क्या होगा कि जो बुंदेलखंड में पानी की भयंकर कमी थी
तो इससे निजात पाया जा सकेगा। और दोस्तों अगर इस परियोजना के बारे में देखा जाए तो हर साल 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि की सिंचाई की जाएगी और लगभग 62 लाख, आपको ध्यान में रखना है कि लगभग 62 लाख लोगों को इससे पेयजल की आपूर्ति की जाएगी और इसके साथ ही 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा। कितना? 103 मेगावाट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा अनंगपाल द्वितीय किस वंश का राजा था? ऑप्शन नंबर ए है तोमर वंश, बी है मौर्य वंश, सी है नंद वंश और डी है पल्लव वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए तोमर वंश। हाल ही में सरकार ने राजा अनंगपाल द्वितीय की विरासत को लोकप्रिय बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का नाम महाराजा अनंगपाल द्वितीय मेमोरियल कमेटी है और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो किसे बनाया गया है? तो ये ध्यान में रखना है कि इसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के गोंडा से जो सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, इन्हें इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश के ये राजा थे जिन्हें अनंगपाल तोमर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो राजा अनंगपाल द्वितीय थे उनकी विरासत को लोकप्रिय बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया और उस समिति का नाम आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है? महाराजा अनंगपाल द्वितीय मेमोरियल कमेटी। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर प्रदेश के गोंडा से जो सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, उन्हें इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अब दोस्तों ये जो राजा अनंगपाल द्वितीय थे इनके बारे में अगर थोड़ा देखा जाए तो इन्होंने दिल्लिकापुरी को अपनी राजधानी बनाया था, जिसे कि वर्तमान समय में दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और अनंगपाल द्वितीय ने दिल्ली में लाल कोट किला और अनंगताल बावली का निर्माण कराया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अनंगपाल द्वितीय ने दिल्ली में लाल कोट किला और अनंगताल बावली का निर्माण कराया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, बी है हरियाणा, सी है बिहार और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। इन 3 महिलाओं के नाम कौन कौन से हैं? तो इन 3 महिला जो योद्धाएं थीं इनके नाम हैं रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई। तो इनके नाम पर जो है 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये पीएसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी इसका फुल फॉर्म होता है। अब दोस्तों ये जो 3 योद्धा महिला हैं रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई, तो इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो दोस्तों जो रानी अवंतीबाई लोधी थी इन्होंने रामगढ़ में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ रामगढ़ से जो है नेतृत्व किया था। और दोस्तों ये जो उदा देवी हैं तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों ये जो उदा देवी हैं ये अवध के छठे नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्य थीं और इन्होंने 1857 के विद्रोह में लखनऊ की घेराबंदी के समय सिकंदर बाग पर ब्रिटिश फौजों ने चढ़ाई कर दी थी। दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें लखनऊ की घेराबंदी के समय में जो ब्रिटिश फौज थी उसने सिकंदर बाग पर चढ़ाई कर दी थी और इस बाग में 2000 भारतीय सिपाही थे। और इस लड़ाई के दौरान जो उदा देवी हैं इन्होंने क्या किया कि पुरुषों की तरह वस्त्र धारण किए और इन्होंने बंदूक और गोला बारूद लेकर उस बाग में जो एक सबसे ऊंचा पेड़ था उस पर चढ़ गईं और वहां पर उन्होंने चढ़ करके जो ब्रिटिश फौज थी उसे सिकंदर बाग में तब तक अंदर नहीं आने दिया जब तक कि उनके पास गोला बारूद ख़त्म नहीं हो गया। लेकिन जब उसके बाद इनका जो गोला बारूद जो है वो ख़त्म हो गया तो ब्रिटिश फौज ने उस बाग में, कौन सा बाग है? सिकंदर बाग, इसमें प्रवेश कर लिया और जो 2000 शरणार्थी भारतीय सिपाही थे उनका नरसंहार कर दिया। और इसके साथ ही जो ये उदा देवी थी ये भी लड़ते लड़ते वहाँ पर शहीद हो गई। और दोस्तों ये जो घटना थी ये कब हुई थी? तो ध्यान में रखना है कि
16 नवंबर 1857 को ये घटना हुई थी। और इसके साथ ही इन्होंने भी अपने प्राणों को न्यौछावर किया। तो काफ़ी ज़्यादा 1857 की क्रांति में जो उदा देवी हैं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और दोस्तों जो झलकारी बाई हैं इनके बारे में हमने आपको एक दिन बताया भी था। तो इनका क्या योगदान था कि जो 1857 की क्रांति थी, जब अंग्रेज़ी फ़ौज ने झांसी में, जो झांसी का किला था, उसकी घेराबंदी कर ली थी, तो उस समय जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो बुरी तरह से घिर गई थी। तो उसके बाद जो झलकारी बाई हैं इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की तरह वेशभूषा धारण की, क्योंकि जो झलकारी बाई थी वो रानी लक्ष्मीबाई की हम शक्ल थी, हूबहू ये रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। तो इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने, वेशभूषा धारण की और रानी लक्ष्मीबाई को वहाँ से निकालने का प्रयास किया। तो जो अंग्रेजी फ़ौज थी, जो अंग्रेजी सैनिक थे, उन्होंने इनको रानी लक्ष्मीबाई समझा और इनका पीछा किया। तो इन्होंने उन्हें अंग्रेज़ों को बेवकूफ़ बनाया और उसके तौर पर अंग्रेज़ों को काफ़ी समय तक ये बेवकूफ़ बनाती रहीं और उनसे लड़ती रहीं। लेकिन जब अंग्रेज़ों को पता चला कि ये वास्तव में रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, तो फिर उन्होंने उन्हें घेराबंदी कर करके उनका जो है बलिदान हो गया था। और रानी जो लक्ष्मीबाई थी तो वो उस समय वहाँ से निकल गई थी। तो इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा 1857 की क्रांति में। इन्होंने खुद के प्राण न्यौछावर करके जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके प्राणों को बचाया था। तो काफ़ी ज़्यादा इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 3 महिला योद्धाओं के नाम पर पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। और इन तीनों योद्धाओं के आपको नाम अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है रूस और डी है भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चीन। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना चीन की है, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। स्टडी में कहा गया कि आर्मी पर भारी भरकम पैसा खर्च करने वाला अमेरिका दूसरे नंबर पर है, इसके बाद रूस और तीसरे, और भारत जो है वो चौथे नंबर पर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो रक्षा मामलों की वेबसाइट है कौन सी, मिलिट्री डायरेक्ट, इसके अनुसार जो एक अध्ययन किया गया तो उसमें ये पाया गया कि जो चीन की सेना है वो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, जबकि जो अमेरिका की सेना है वो दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर रूस की सेना है और जो हमारे देश भारत की सेना है वो चौथे स्थान पर सबसे ताकतवर सेना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 21 मार्च, बी है 22 मार्च, सी है 23 मार्च और डी है 24 मार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च। हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस साल की जो जल दिवस की थीम है वो क्या है? तो वैल्यूइंग वाटर इस जल दिवस की थीम है। इस थीम को चुनने का मकसद लोगों को उनके दैनिक जीवन में पानी के महत्व के बारे में बताना, वैश्विक जल संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व जल दिवस मनाने का संकल्प पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 22 दिसंबर 1922 को लिया गया था। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो विश्व जल दिवस है इसको मनाने का संकल्प पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब लिया गया? तो 22 दिसंबर 1922 को ये फैसला लिया गया था और इसके तहत फिर 22 मार्च को हर वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की आपको थीम भी ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? ऑप्शन नंबर ए है रजत पदक, बी है स्वर्ण पदक, सी है कांस्य पदक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण पदक। भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। संयुक्त अरब अमीरात के अल इन में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में सिंहराज ने 10 मीटर एयर पिस्टल में यह खिताब जीता है। इस जीत के साथ भारत सोमवार को पदक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो 2021 की पैरा निशानेबाजी विश्व कप
जो हो रहा है कहाँ पर, संयुक्त अरब अमीरात के अल इन में, वहाँ पर इस टूर्नामेंट को खेला जा रहा है। तो भारत जो है इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है और भारत ने अब तक एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक हासिल किया है। और अगर पहले स्थान पर देखा जाए तो यूक्रेन पहले स्थान पर है इसमें, जिसने 4 स्वर्ण और 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। तो आपको फर्स्ट भी ध्यान रखना है, यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 21 मार्च, बी है 22 मार्च, सी है 23 मार्च और डी है 24 मार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इस साल की जो थीम है वो क्या है? तो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, ए पैथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग इस साल की थीम है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो सभी प्रकार के जंगलों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। हर साल इस दिवस के लिए जो थीम है वो किसके द्वारा चुनी जाती है? तो कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट द्वारा इस थीम को चुना जाता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो थीम है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम्स में थीम जो है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो जो ये इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है, इसकी थीम क्या रही इस बार? तो इसकी थीम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, ए पैथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग इस वर्ष की थीम है। और इस थीम को किसके द्वारा चुना जाता है? तो कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट द्वारा इसको चुना जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को प्रत्येक साल इस दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 21 मार्च 2021 तक वंदे भारत मिशन के तहत विश्व भर से कितने लोगों को वापस लाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 56.4 लाख, बी है 67.5 लाख, सी है 72.3 लाख और डी है 81.2 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 67.5 लाख। मार्च 2021 तक 67.5 लाख से अधिक लोगों को वंदे भारत मिशन के तहत विश्व भर से वापस लाया गया। भारत ने विदेश से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई 2020 से विश्व के सबसे बड़े निकासी अभियानों में से एक वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। तो दोस्तों आपको ये मिशन अच्छे से ध्यान में रखना है कि वंदे भारत मिशन के तहत भारत ने विश्व भर से जो लोग थे भारत के, तो कितने लोगों को वापस लाया है मार्च 2021 तक? तो 67.5 लाख लोगों को विश्व भर से वंदे भारत मिशन के तहत भारत में वापस लाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान और डी है हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार बच्चों को खेलों के प्रति और आकर्षित करने के लिए राज्य में 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करेगी। युवा मामले व खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने विधानसभा में यह जानकारी दी। खेल राज्य मंत्री ने बताया कि ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल आदि खेलों में राज्य के पदक विजेताओं को देश में सबसे ज़्यादा इनामी राशि राजस्थान में दी जा रही है। राज्य सरकार ने 2 साल में ही 21 करोड़ 77.93 लाख रुपए खातों में डालकर खिलाड़ियों को फ़ायदा पहुंचाया है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो 100 नर्सरी खेल अकादमी है वो कौन सा राज्य स्थापित करेगा? तो राजस्थान इसे स्थापित करेगा। दोस्तों राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा। और राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो दोस्तों ये थे 23 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत किस पायदान पर रहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, 139वें स्थान पर। और दोस्तों जो फर्स्ट नंबर पर रहा था, जो पहले स्थान पर, वो था फिनलैंड और जो लास्ट में रहा था वो था अफगानिस्तान।
और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में जारी एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है चौथा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।